हेलो। अब हम लोग इस चैप्टर में अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स में ये जो थ्योरम है ना, इसका यूज बहुत ज़्यादा आता है। और ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस तो इस थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये थ्योरम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या है स्टेटमेंट का मतलब? कि किसी भी गिवन सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हों, चाहे वो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हों या फिर चाहे वो फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हों, उन सभी का जो टोटल वर्क होता है ना, वो टोटल वर्क सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equals to what? Change in kinetic energy. This is most important. And change in kinetic energy is what? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर मैं पार्टिकल के लिए बात करूं, मतलब अभी मैं एक ऐसा सिस्टम देखने जा रहा हूं जिस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल है। हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन ऐसे पार्टिकल्स के लिए भी पढ़ेंगे जहां पर सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हों, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ एक ऐसे सिस्टम पर है जिस सिस्टम के अंदर एक ही पार्टिकल है। तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक ही पार्टिकल है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आप क्या लिखेंगे? सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो ध्यान से देखना, अगर मुझे पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ये वी फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और ये वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी हमें किसी भी गिवन पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो ये है थ्योरम का स्टेटमेंट कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ध्यान से देखना, आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है उसे हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक्सेलरेशन को, याद करें काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन को मैं v इंटू डीवी बाई डी एस भी लिख सकता हूं। एंड दिस इज व्हाट? नेट फोर्स। तो अगर हम ds को यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां पर ये आएगा एफ नॉट इंटू डी एस इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी। समझ में आया हमने क्या किया? एक्सेलरेशन की वैल्यू v इंटू डी वी बाई डी एस लिख दी, ds को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखना ये क्या है? एफ नेट डॉट डी एस, दिस इज वॉट? नेट वर्क डन। तो ध्यान से देखना, यहां से हमें क्या मिलेगा? नेट वर्क डन। और यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी है वी आई और फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। एम मास है, मास कांस्टेंट होगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। वी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें?
v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी और लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो आज के बाद ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि आगे हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी गिवन पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का टोटल वर्क लिखो। टोटल वर्क मतलब कि चाहे वो फोर्सेस इंटरनल हो चाहे वो फोर्सेस एक्सटर्नल हो, सभी का टोटल वर्क का क्या कर दें? समेशन कर दें। और ये टोटल वर्क हमेशा किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये थ्योरम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के कुछ बेसिक स्टेप्स क्या हैं। तो देखिएगा, स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहला स्टेप, जब भी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो हम जिस पार्टिकल पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ये फाइंड करें कि उस गिवन पार्टिकल पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं। क्योंकि जब हम नेट वर्क डन लिखेंगे तो हमें हर एक इंडिविजुअल फोर्स का वर्क लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ये पहले ही फाइंड कर लें कि उस ब्लॉक पे टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो हमारे लिए हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क फाइंड करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज पता है क्या मिस्टेक होती है? अगर हम ये पता ही ना करें कि किसी भी गिवन बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो कभी कभी हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम किसी एक फोर्स का वर्क लिखना ही भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या है? फाइंड ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जितने भी फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, हर फोर्स को फाइंड कर लो। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यह होगा कि ये डिसाइड करो कि आप जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लगाएंगे। मतलब व्हाट इज योर इनिशियल एंड व्हाट इज योर फाइनल पॉइंट। क्योंकि आपको वो इंटरवल पता होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, तभी तो आप हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में लगानी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे। मतलब राइट डाउन द वर्क डन बाय ईच फोर्स। क्लियर? तो दूसरा स्टेप क्या होगा? जितने भी उस गिवन बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, हर इंडिविजुअल फोर्स का वर्क फाइंड करेंगे फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट? अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इस तरीके से, WET। क्लियर है? और हम ये जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जिन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नोट डाउन करें इसे आप। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक एम मास का ब्लॉक जिसे एक इंक्लाइन प्लेन पर पॉइंट ए से रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट। मतलब इनिशियली पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये इंक्लाइंड सरफेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है। तो जब हमने यहां पर एम मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज किया तो ये स्लाइड होते हुए नीचे आता है। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है
पॉइंट बी पर, उस समय इसकी स्पीड v है, तो हमें यहां पर v का वैल्यू फाइंड करना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज रीच्ड बॉटम ऑफ द इंक्लाइन आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक एम मास के ब्लॉक को पॉइंट ए से रेस्ट से रिलीज किया गया है, और जब ये पॉइंट बी पर पहुंचता है उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बात बताएं, इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप समझ रहे हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर यहां पर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, क्लियर, और एक फोर्स और होगा जो कि सरफेस की वजह से लग रहा होगा, एंड दिस इज व्हाट, नॉर्मल फोर्स। तो पहला स्टेप क्या होता था वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए, कि उस गिवन पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें फाइंड करें, जो कि हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं, एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा mg फोर्स। दूसरा स्टेप यह है कि हमें इन फोर्सेस का वर्क लिखना होगा। तो पहली बात तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनिशियल पॉइंट होगा, ये हमारे लिए फाइनल पॉइंट होगा, क्लियर। तो हम यहां पर कह सकते हैं ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट में अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लियर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, जल्दी से बताएं क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg, दिस इज द नेट वर्क डन, और ये नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही है ना स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक ए से बी जाएगा तो नॉर्मल फोर्स का वर्क कितना हुआ? आप ये जानते हैं कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मिड का एंगल कितना है? नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो गारंटी है इस बात की कि नॉर्मल फोर्स का वर्क क्या होगा, 0, क्लियर है। और जब ये ए से बी पहुंचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आप लिखना जानते हैं कि जब भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखना होता है तो सिर्फ और सिर्फ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। याद करें, ये आपको पढ़ाया गया था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये ए से बी पहुंचा तो वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, h। तो हम यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे mg इंटू एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो देखें यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और इनिशियल क्या है, 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने कहां से रिलीज किया है, रेस्ट से रिलीज किया है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो m से m कैंसिल आउट, तो यहां से v का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, क्लियर। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता था, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं काइनेमैटिक्स में। जरा ध्यान से देखिएगा, मेथड नंबर 2। एक बात बताएं, इस गिवन ब्लॉक के ऊपर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लगेगा? तो आप जानते हैं कि mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो mg फोर्स का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा, क्लियर है। अगर mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा है, तो एक बात बताएं, एक्सेलरेशन क्या हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन होगा
g sin थीटा, क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय मास विल गिव यू व्हाट, एक्सेलरेशन। थीटा क्या है यहां पर, इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो कि कांस्टेंट है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल A से B मूव करते हुए आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक बात बताओ मुझे, क्या आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? काइनेमेटिक्स याद करें, 1D में पढ़ाया गया था आपको। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, ध्यान से देखिएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ये है, इस डिस्प्लेसमेंट को s बोल दिया अगर हमने, तो ध्यान से देखिएगा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो कि पॉइंट b पर होगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u is the initial velocity, and what is the initial velocity? 0 plus 2a, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं क्या है, g sin थीटा इंटू s। क्लियर है? ध्यान से देखना, यहां पर ये है s, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, इस ट्रायंगल में मैं sin थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है यहां पर s। तो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर इज h अपॉन s। क्लियर है भाई? तो यहां पे s इंटू साइन थीटा, s इंटू साइन थीटा की वैल्यू को क्या हम h बोल सकते हैं। और सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा है, s साइन थीटा क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, h। तो यहां पे जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है तो यहां पे s sin थीटा को हम h लिख सकते हैं, और अगर इसे h लिखेंगे तो फिर हम इसे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो यहां से v का वैल्यू आया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। देखिए आंसर मैच करिए, सेम आ रहा है क्या? अरे भाई सेम आ रहा है ना। आपने अभी कैसे सॉल्व किया था यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये कैसे सॉल्व किया, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है काइनेमेटिक्स 1D इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब जब हमें इस प्रॉब्लम का आंसर काइनेमेटिक्स 1D की जो हमारी नॉलेज थी उससे मिल गया, तो व्हाई देयर इज नीड टू स्टडी अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसे नोट डाउन करें। और एक और बात याद रखिएगा कि वो प्रॉब्लम्स जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। मैंने क्या बोला, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सॉल्व होंगे तो उन्हें हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, नोट डाउन दिस।